विशेश्वर स्टडी सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे फिजिक्स में विगत वर्षों में पूछे गए जो न्यूमेरिकल्स है उनके चैप्टर वाइज और हर एक क्वेश्चन को किस ईयर में किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को बनाने की स्ट्रेटजी क्या होगी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक जो विशेष बात होने वाली है क्या कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और उसके कंसेप्ट को हम समझाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट और फॉर्मूला को समझ लें और उसके बाद चैप्टर को हम बनाएं तो चीजें काफी ज्यादा आसान होती हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग पार्ट 1 जो स्टार्ट कर रहे हैं ये गति का चैप्टर है, भाग 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सवाल ये होता है कि गति किसको कहते हैं। तो कहता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु इस ए पॉइंट पर रखा गया है और इसके स्थिति को बदलते हुए इसे बी पॉइंट तक हम क्या करें, लेकर के आए, लेकिन ये होगा कब कि किसी समय के अंतराल में उसकी स्थिति में परिवर्तन दिखेगा। कहता है गति की परिभाषा क्या कहता है कि जब निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में थी या गति की अवस्था में। ऐसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप हॉस्टल से या घर से आप इंस्टीट्यूट के लिए आए हैं, आपने स्टडी टेबल पर एक किताब रखा था और जब आप कुछ समय के बाद जब जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि स्टडी टेबल पर आपके पास वहां पर किताब नहीं है। इसका मतलब है कि जो समय अंतराल आपका बीता, इस समय अंतराल में आपके किताब की स्थिति में एक परिवर्तन आपको दिखता है। तो कहते हैं कि किसी ने मेरी किताब को छुआ है, यानी कि वो क्या था कि गति की अवस्था में वो किताब रहा है। दूसरा एक उदाहरण ऐसे समझे कि आपकी मम्मी ने, आप टीवी देख रहे हैं और आपकी मम्मी ने कहा जाओ इसे बाहर डस्टबिन में फेंक करके आओ, और वो किचन में गई हैं। आप तुरंत दौड़ के गए हैं, कचरे को फेंक करके वापस टीवी के सामने बैठ गए, लेकिन वो जब आती हैं और कहती हैं कि अभी तक यहीं बैठे हो, कचरा नहीं फेंका तुमने। तो इसका मतलब क्या है कि जो समय का अंतराल बीता है उस समय के अंतराल में आपकी स्थिति में परिवर्तन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि उनके अनुसार आपने अभी कोई काम नहीं किया, यानी कि आप गति की अवस्था में नहीं रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि गति कब है, जब किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष विस्थापन उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में थी या गति की अवस्था में है। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो चलना प्रारंभ किया होगा। तो जब कोई वस्तु जब चलना प्रारंभ करता है ना, तो हम टर्म के रूप में लिखते हैं प्रारंभिक चाल, यानी कि जो इनिशियल उसकी जो स्पीड रही होगी उसे हमेशा हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी हम बात करेंगे अंतिम चाल या उसके वेग के बारे में, हम इसे भी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी हम बात करेंगे समय के लिए तो समय को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आपका टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी बात होगा संवेग यानी कि मोमेंटम का, ठीक है, तो इसे संवेग या फिर उससे पहले हम देखें त्वरण, ठीक है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अब इनकी यूनिट को भी देख ले। जब चाल है चाहे वेग है, हमेशा उसे मीटर प्रति सेकंड में एक ऐसा यूनिट के टर्म में हम बदल लेंगे। समय न्यूमेरिकल्स में जो भी दिया रहेगा, अगर वो घंटे है आप उसको सेकंड में बदल लें। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है या मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में हम क्या कर लेंगे, आपका बदल लेंगे। और त्वरण जो होता है, त्वरण के लिए जो मात्रक लिखते हैं हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा न्यूमेरिकल्स बनाते समय एसआई यूनिट्स के टर्म में दिए गए डेटा को चेंज कर ले। चाल को हमेशा या वेग को मीटर प्रति सेकंड बदल लें, समय को सेकंड में बदल लें, और जो त्वरण का मान है उसे आप देख लें मीटर प्रति सेकंड में हमेशा आंसर लाने का प्रयास करें, या क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में त्वरण के मान आपके दिए जाते हैं। इसके अलावा
गति के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, गति के सवालों को हल करने के लिए गति के 3 समीकरण आपके पास दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला जो है वो है v इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरा जो है वो इस्तेमाल करेंगे आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एब्रीवेशन टर्म हमने देख लिया कि v किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतिम वेग। u रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रारंभिक वेग को, a है आपके पास त्वरण को, t है समय को। यहां पर s से हम रिप्रेजेंट करते हैं दूरी को। ठीक है, s के द्वारा हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी, यानी कि डिस्टेंस को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये सारे इक्वेशंस हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल्स में क्या क्या टर्म हमारे पास दे दिया गया है और किस एक टर्म को फाइंड करने की बात कही गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये मोशन के 3 इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी इक्वेशन में आपके पास त्वरण है, प्रारंभिक वेग है और समय दे दिया गया, और आपको कहा जाए कि बताइए कि चाल कितनी है, अंतिम चाल। तो आप इस इक्वेशन का निकाल सकते हैं। किसी इक्वेशन में हो सकता है कि तय की गई दूरी आपको दे दिया गया हो, प्रारंभिक चाल दे दिया गया हो, कहा जाए कि v निकाली, तो हम इस इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली ये 3 इक्वेशंस जो हैं हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक जो टर्म आपके पास है, यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि त्वरण a, जिसके लिखते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटा क्या है आपके पास, समय। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। तो इसलिए त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से, या फिर हम सिंपल से लिख सकते हैं कि अगर a इक्वल टू हम लोग v बाई टी से भी लिख करके इस समीकरण को हम लोग बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज को बेसिकली हम लोग ध्यान में रखते हैं। और चलिए आइए अब न्यूमेरिकल्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कहा गया है कि यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग क्या होगा। तो पहले गिवन टर्म्स को हम लिखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है। आप ध्यान से देखें, कह रहे हैं कि 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि a का मान 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। कह रहे हैं कि चलना शुरू करती है और 20 सेकंड, यानी कि समय का मान आपके पास दे दिया गया है 20 सेकंड। आपको कहता है कि कार का वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा आपको ज्ञात करना है। थोड़ी देर पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया कि a इक्वल टू v बाई क्या होता है आपके पास t। तो आपको v फाइंड करना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं a इंटू टी, और a की वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो आप इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 64 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि v की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी एलपी टेक्निकल के स्टेज 2 के 21/1/2019 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको v इक्वल टू 80 का टर्म आप लिखेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद है जहां पे आपको वेग फाइंड करना है तो वेग बराबर त्वरण गुना समय होता है। बिना पेपर पेन चलाए आप सिंपल कह सकते हैं 3.2 को 20 से मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू 64 होगी। आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहा गया कि वेग ज्ञात करें तो वेग ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका होगा कि v इक्वल टू 80 आप करें, 3.2 आपने किया, 20 से मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू 64 आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप जैसे यहां पर देखें,
सिमिलर एक क्वेश्चन आपके पास कहा गया है कि कोई कार विराम के नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप कहें कि दिए गए टर्म्स क्या है, पहले गिवन जो है उन टर्म्स को आप देख लीजिए। गिवन आपके पास है a इक्वल टू 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कहता है कि टाइम कितना दे दिया गया है, 10 सेकंड है। कोई कार विराम से नियत, मतलब कि विराम से मतलब कि u का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 0 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी प्रारंभिक चाल कितनी दी गई है, 3 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको कहता है कि कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी कि s की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहां पर फाइंड करनी है। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि s इक्वल टू आप लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, t की वैल्यू दी गई है कितना, 10, प्लस आप इसको लिखें हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 3 और t की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर। तो आप इस पूरे टर्म का वैल्यू तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू कितना हो गया आपके पास 100। आप इसको कैंसिल करें, ये 50 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 150 मीटर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि कोई वस्तु अपने विराम की अवस्था यानी कि 0 मीटर और t सेकंड t इक्वल टू 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम रही है। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में उसका औसत वेग क्या होगा, यह हम लोगों को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि दिया गया है कि अपने विराम की अवस्था से, यानी कि उसमें प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है आपके पास, 0 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि एक्सलेशन नियत त्वरण कह रहा है, तो a की वैल्यू दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड की अवधि के बीच में, मतलब क्या कि जब ये t इक्वल टू 0 था, यहां से चलना प्रारंभ किया, जब इसका t1 आपके पास 2 सेकंड और यहां पर t2 मतलब 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड के अंतराल के बीच में जो इसने दूरी तय किया होगा, इस दूरी में इसका औसत वेग कितना रहा है, यह हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसको देख सकते हैं कि t1 की जो वैल्यू दी गई है यह है 2 सेकंड, t2 की वैल्यू जो दी गई है ये कितना है आपके पास 4 सेकंड। तो हम पहले t को कैलकुलेट कर लेते हैं। t को कैलकुलेट करने का तरीका होगा t2 माइनस क्या होगा आपका t1, यानी कि 4 सेकंड में से हम क्या करें, 2 सेकंड को घटा ले तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं v इक्वल टू u प्लस at का। इस फॉर्मूला से हमें अंतिम वेग निकल जाएगा, क्योंकि औसत वेग निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अंतिम वेग निकालना पड़ेगा और तय की गई दूरी जो है हम इसको निकाल ले तो हमें ये पता चल सकता है। तो जब ये आपके पास 2 सेकंड के अंतराल पर जब था वो, तो 2 सेकंड के अंतराल पर हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। तो v इक्वल टू u का वैल्यू तो 0 है, a का वैल्यू है आपके पास 3 और t की वैल्यू कितनी है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू 0 का वैल्यू 3 टू द 6 मीटर प्रति सेकंड ये हमारे पास आ गया। अब s इक्वल टू हमें पता है कि s इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला पे पुट करें तो u हमारे पास आ चुका है 6, t का वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 1/2, एक्सलेशन की वैल्यू आपके पास है 3 और t की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपके पास 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस जगह पर s इक्वल टू हो गया
12 प्लस 6 दैट इज कितना हो गया आपके पास 18 मीटर। आपको कह रहा है कि वी एवरेज औसत फाइंड करना है। तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है कि कुल तय दूरी जो होगा आपके पास और लिया गया जो समय है आप उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो औसत बराबर कैसे होगा कि कुल तय दूरी और बटा लिया गया समय। तो हमारे पास कुल तय दूरी है 18 मीटर, लिया गया समय हमारे पास कितना है आपके पास 2 सेकंड का। तो हम इसको काटे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि एक पिंड अपनी विराम की अवस्था से x इक्वल टू 0 मीटर से चलना प्रारंभ करती है। x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलती है। इस यात्रा के दौरान जैसे कहता है क्या कि मान लेते हैं कि यहां पर x इक्वल टू कितना है आपके पास 0, फिर इस x की वैल्यू कितनी है 13.5 मीटर और इसी x पर आपके पास 54 मीटर है। तो इस दूरी के बीच में कहा गया कि उसका औसत वेग क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय में दोनों ही समय अंतरालों पर उसके जो वेग रहे होंगे, यानी कि कह रहा है कि इस यात्रा के दौरान उसका औसत वेग कितना है। तो औसत वेग का मतलब हो गया कि पहले v1 और इस पॉइंट पर उसका v2 जो है इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें कि ये तो जब ये x इक्वल टू 0 से चलना प्रारंभ किया था तो इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा आपका 0 मीटर सेकेंड। 13.5 मीटर पे हमें उसका वेग फाइंड करना है, 54 मीटर की दूरी पर उसका वेग ज्ञात करना, और इन दोनों का हमें क्या करना होगा, औसत लेना होगा। तो सबसे पहला हमें दिया क्या गया है, हम इसको लिखते हैं a इक्वल टू कितना दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ आपके पास d1 कितना कहता है कि 13.5 मीटर, d2 कितना बताया गया है 54 मीटर आपके पास डिस्टेंस है, और प्रारंभिक जो वेग है वो होगा विराम की अवस्था में चलने के कारण ये होगा 0 मीटर प्रति सेकंड हमारा होगा। तो सबसे पहला हम इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a का हम लोग क्या करते हैं यहां पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे v1 के लिए करते हैं, ठीक है। v1 के लिए v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर कहा गया तो कितना हो जाएगा 0, 2as कहा गया है तो 2a की वैल्यू कितनी गई है 3, और s मतलब कितनी दूरी पे कह रहा है 13.5 मीटर की दूरी पे कहा जा रहा है। तो v स्क्वायर इक्वल टू हम अगर इसको सॉल्व करें तो 13 इंटू 5 अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 81 आ रहा है। तो v इक्वल टू रूट अंडर 81, इसका मतलब है कि v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई आपके पास 9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो गया v1 निकल गया। अब इसी तरह से इस v2 के लिए निकालते हैं। तो v2 के लिए कैसे लिखेंगे, तो v2 के लिए होगा v2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू यहां पर डिस्टेंस कितना है आपके पास है 54 मीटर, यहां पर s की वैल्यू 13.5, यहां पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.54 मीटर आपका लेंगे। तो v2 का स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 324, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 324, दैट इज v2 इक्वल टू रूट अंडर 324, और v2 की वैल्यू हमारे पास अगर इसका 324 का अगर रूट लेंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना हो जाएगा आपका 18 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें कहा गया है कि इसका औसत क्या होगा जब
x इक्वल टू 13.5 मीटर था, x इक्वल टू 54 मीटर था, तो इन दो दूरियों के बीच में उसका औसत वेग, तो इन दो दूरियों के बीच में हमने उनका वेग निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके औसत वेग को निकालना होगा। तो औसत वेग अभी हम लोगों ने देखा, औसत वेग अगर हमें निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे v1 प्लस v2 बटा कितना करेंगे आपका 2। तो v1 की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो 27 क्या होगा, 27 बाई 2 दैट इज कितना होगा 13.5 मीटर। 27 बाई 2 इसको काटे तो ये वैल्यू हो गई 13.5, यानी कि v एवरेज हमारे पास जो आया है वो है 13.5 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर ये हमारा होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास स्टेज 2 में 21/1/2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं। सबसे पहला काम कि जो टर्म्स हमारे पास दिए गए हैं इन टर्म्स को आप लिखें। और अगर देखिए, अगर जब एग्जाम के बारे में बात हो कि हमें एग्जाम में कैसे बनाना है, ये तो आपको स्टेप सिखाने के लिए हमने क्या किया कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप टर्म हमने सॉल्व किया। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब किसी क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग आपके पास क्या दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है, तो इसको सिंपल सा एक तरीका आप इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। जब आपको पेपर पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना होगा तो एवरेज निकालने का, वी एवरेज का तरीका आपने क्या देखा कि आप लिखेंगे v1 प्लस v2 बाई क्या लेंगे आपका 2। v1 निकलेगा कैसे, v1 निकालने का तरीका आपने ये फॉर्मूला देखा कि v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। u की वैल्यू जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 0 रहेगी, इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट को आप ऐसे समझें कि इस v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रूट अंडर 2as लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा आप ध्यान में रखें कि v की वैल्यू कैसे ली जाएगी, रूट अंडर 2as लिया जाएगा। तो v1 का मतलब क्या हो गया, v1 का मतलब हो गया रूट अंडर 2as1 प्लस रूट अंडर 2as2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 2। कंसेप्ट को समझिए कि आप जब फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं, आप जब टर्म्स को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या कि आप एक कंसेप्ट बना लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे अभी आने वाले सारे क्वेश्चंस हम दिखाएंगे, सारे क्वेश्चंस की शुरुआत में ही कह दिया गया है, ऐसे सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक वेग आपके पास कितना है, 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि रूट अंडर a की वैल्यू 3, s1 है आपके पास 13.5 प्लस रूट अंडर 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 और ये कितना है आपके पास 54 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18 बाई 2 और ये हो जाएगा 27 बाई 2। तो जब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं फिजिक्स में तो पहले बेसिक तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाने का तरीका सीखिए और फिर इस तरह के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बिना पेपर पेन या 1 से 2 स्टेप में आप न्यूमेरिकल्स बनाने का शुरुआत करें। अगर आपको ये पता रहेगा कंसेप्ट तो आप तो इतना कुछ तो टर्म लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम में सॉल्यूशन कहां से शुरू करेंगे, रूट अंडर से ही सीधे आप क्या करेंगे, 2 स्टेप में आपके पास क्या हो गया, आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, देखिए सेम एकदम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में पूछा गया है कि आपके पास 3 मीटर प्रति सेकंड के नियर त्वरण से 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में उसका वेग क्या होगा निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल में और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी ये क्वेश्चंस आपके पास अपलोड किए गए हैं, आप वहां पर बना करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास कहा गया है कि x के पास 2 मीटर प्रति सेकंड के नियर त्वरण के साथ घूमती है, t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू दे दी गई। जैसे अभी हम लोगों ने v1 v2 निकाला, सिमिलर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टेप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है एक वस्तु, अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड से पहले 25 मीटर और 2 सेकंड से अगले
15 मीटर की यात्रा को करता है, औसत चाल कितनी होगी। कह रहा है कि कोई वस्तु जब चलना शुरू करता है तो 25 मीटर की दूरी को तय करने में उसको लग रहा है 4 सेकंड का समय, अगले 15 मीटर की दूरी को तय करने में उसको लग रहा है 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो कहा गया कि औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है, औसत चाल कैसे निकाला जाता है कि कुल दूरी, कुल तय दूरी, अब बटा क्या हो जाएगा आपका कुल लिया गया समय। ठीक है, तो कुल तय दूरी हमारे पास कितनी है 25 मीटर प्लस कितना है आपके पास 15 मीटर, और लिया गया जो समय है हमारे पास कितना है 4 सेकेंड है, प्लस कितना आपके पास है 2 सेकेंड है। तो इसे सॉल्व करते 5 5 और 10 हो गया, 2 एक हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपका 40 बाई कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो इसको कैंसिल करते हैं, ये 3 टाइम में और ये हो गया 20 में, यानी कि 20 बटा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67। हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि यूनिट को ध्यान में रखना। अब ये देखिए रेलवे के इस क्वेश्चंस में चारों ऑप्शन की वैल्यू 6.67, 6.67, 6.67, 6.67। हमने क्या बताया था कि जब चाल के बारे में बात करें तो चाल की यूनिट कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि देखिए मीटर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी आंसर होगा। चारों ऑप्शन सेम है, आपको फंसाया जा रहा है केवल यूनिट को लेकर के कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप अगर बनाने का तरीका सीख भी गए हैं तो यूनिट को भी ध्यान में रखना है कि चाल हो वेग हो ये हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होगा, और अगर त्वरण के बारे में बात किया जा रहा है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही दिया गया है जहां पे 4 सेकंड 15 मीटर, 2 सेकंड 15 मीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वैसे करेंगे 15 प्लस 15 आपके पास हो जाएगा 30, और समय आपके पास कितना हो गया 6। 3 से आप इसको कैंसिल करें, 3 से 2 टाइम में और 3 से 1 टाइम में, और ये कितना हो गया आपके पास 5, आपके पास क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये होगा। सिमिलरली अगर आप ये देखें, कहता है कि 20 मीटर की दूरी है, 15 मीटर की दूरी है, 4 सेकंड में है, और कितना है आपके पास 2 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो 35/6, इसको भी सॉल्व करें, आपके पास आंसर बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड का ऑप्शन आप देख ले कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, 22 मीटर है और क्या है आपका 15 मीटर। एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, जितने क्वेश्चन यहाँ रेलवे में उठा करके इस ईयर में दिए गए थे, एक टर्म आपके पास 15 मीटर है, बाकी 22 मीटर हो, 23 मीटर हो, 24 मीटर हो, 25 मीटर हो, लेकिन सारे क्वेश्चन में बस एक दूरी को बदला गया है, लेकिन 15 मीटर की दूरी बिल्कुल है। तो बिल्कुल पेपर पेन है, 15 और 22 को आप जोड़े तो ये हो जाएगा आपका 37, 37 को 6 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या होगा मिल जाएगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, सबका पीडीएफ यहाँ पर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया गया है, वहां से क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ध्यान में रखिएगा मीटर प्रति सेकंड का ऑप्शन और डेसिमल की वैल्यूज आप देख लेंगे कि कितने क्लोज में आपके पास ये ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 4 सेकेंड 25 मीटर, 2 सेकेंड 15 मीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास है पूछे गए हैं। ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। इस क्वेश्चन को भी देखिए अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आज हम लोगों ने क्या किया है कि बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। एक क्वेश्चन जहां पर आपके पास त्वरण दिया गया है, समय दिया गया है, वेग फाइंड करना है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जहां पर अलग अलग समय अंतराल, एक T1 और T2 दिया गया है, उस समय अंतराल में पूछा गया है औसत वेग, हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जहां पर आपके पास D1 और D2 दिया गया है और उन दूरियों के अंतराल में औसत वेग फाइंड करना है, वो तरीका हम लोगों ने सीखा। और एक तरीका हम लोगों ने ये सीखा कि अलग अलग समय अंतराल में अलग तय दूरियों के लिए औसत वेग निकालने का तरीका। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 तरह के क्वेश्चन सीखे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे आगे के स्टेप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू एवरीवन, इन क्लासेस से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भी तरह के वीडियोस के रिक्वेस्ट अगर आपके पास हो तो हमें बता सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।